ठीक है, तो याद रखें आर्यन कोई भी ग्लो प्रोड्यूस नहीं होगा अगर प्रेशर लो है। हाई प्रेशर पे ही गैस में से पर्टिकुलर पार्टिकल निकल जाता है, जिसको कि आज के जमाने में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स जानते हैं। अभी हम लोग आगे डिस्कवरी कर पाएंगे इसकी, इसमें पढ़ते पढ़ते। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। तो चूंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें की गई, उसको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। तो इतना नोट हो गया हो तो आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा फिर से मैं। अच्छा, कुछ चीजें मैं बता देता हूँ यहीं पे। जो ये कैथोड रेस थी, इनका पाथ जो था वो स्ट्रेट था। कैसा पाथ होता है इनका? स्ट्रेट पाथ। कैसे पता चलता है स्ट्रेट पाथ? ये हम लोग एक इसके अंदर ट्यूब रख के स्ट्रेट पाथ पता करने के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा? एक फ्लोरोसेंट पेपर रखना पड़ेगा, स्क्रीन लगानी पड़ेगी फ्लोरोसेंट। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन जिंक सल्फाइड की लगा सकते हैं, उससे पता चलेगा कि उनमें जो है, जो डायरेक्शन है वो क्या है उसकी, मतलब स्ट्रेट पाथ में चलते हैं। जो शेडो प्रोड्यूस करते हैं उससे पता चलता है कि एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। ठीक है, अब इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे ले चलता हूं। देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक यहां पे स्क्रीन लगा देते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये क्या है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, वोल्टेज हाई ले लिया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको कैथोड बोलते हैं। देखते जाना ध्यान से। तो फ्लोरोसेंट जो स्क्रीन है उसका काम क्या है? फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है? इट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी हमको मिलती है। वी गेट ब्राइट स्पॉट्स ऑन दी, वी गेट ब्राइट कलर के, काफी चमकदार ब्राइट, we get bright spot on the screen when particles having high velocity strikes the screen। तो जब भी स्क्रीन पे कोई चीज तेजी से आके टकराएगी तो हमको वहां पे क्या मिलेगा? ब्राइट कलर के स्पॉट्स मिलेंगे। जैसे यहां से कैथोड रेज निकल रही हैं, तो ये कैथोड रेज एक ब्राइट स्पॉट जहां पे जाकर के टकराएंगी, वहां पे ब्राइट स्पॉट्स प्रोड्यूस रहेंगी। तो ब्राइट दिखाने का तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा कलर नहीं है, तो मैं उसको येलो से दिखा दे रहा हूँ। और मैं बता दे रहा हूँ कि ये येलो वाला पॉइंट है वो क्या दिखा रहा है? ये ब्राइट स्पॉट को दिखा रहा है। क्या है? ये ब्राइट स्पॉट्स। तो फ्लोरोसेंट कहने का मतलब क्या होता है? वो काइनेटिक एनर्जी को लाइट एनर्जी के अंदर चेंज कर देता है। दैट इज फ्लोरोसेंट थिंग। ए फ्लोरोसेंट मटेरियल इज that material which changes the kinetic energy of fast moving particle into light energy so that we get bright spots on the screen। चमकदार स्पॉट्स दिखते हैं, पॉइंट्स दिखते हैं जैसे ही उस पर कुछ टकराता है। तो ये तो एक बात हो गई। अच्छा, अब क्या हुआ अगर हम कोई इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रख देते थे? मान लो मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने इसके अंदर प्लेस कर दिया, इसके रास्ते में, इसके जगह में मैंने ऐसा कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया। कोई दूसरी डिजाइन का भी ऑब्जेक्ट तुम बना सकते हो, बढ़िया सा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है, मैं एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ऐसा फूल जैसा ऑब्जेक्ट कोई तरीके का भी। तो ये अगर ये ऑब्जेक्ट रख दिया तो क्या होगा? जो हमारे पास कैथोड रेज हैं वो इसको क्रॉस करके नहीं जा पाएंगी, वो शेडो प्रोड्यूस करेंगी जैसे सनलाइट करती है ना। ये मान लो अगर इसके ऊपर जो है इस तरीके से रखा हुआ है कि इसके जो बीच का प्लेस है उसमें से तो लाइट जाएगी, है ना, इसके अंदर से तो लाइट जाएगी, लेकिन जहां जहां पे मटेरियल है उसको पार नहीं कर पाएगी, उसको क्रॉस करके नहीं जा पाएगी, बाकी की लाइट रुक जाएगी।
कुछ जगह से लाइट पास होगी जो बीच की जगह है, तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, हमको एक यहाँ पे इसका शेडो मिलता है। क्या मिलता है? शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये शेडो ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली हमको मिल जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। तो पॉइंट्स जो हैं, प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं कैथोड रेज की। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, तो वैसे तुम्हारा ये पढ़ा हुआ होता है क्लास 9th-10th में कहीं पे, तो ये थोड़ा बहुत तुमको पढ़ाया जाता है। तो लिखेंगे कैथोड रेज ट्रेवलिंग भी लिख सकते हैं, कैथोड रेज ट्रेवल इन straight line from the cathode at very high speed as they produces shadow of an object placed in its path in the way of cathode ray। इनके पाथ में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमको उसका शेडो मिल जाता है, शेडो हमको फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर मिल जाता है। तो यहाँ पे शेडो दिखाने के लिए कोई दूसरा कलर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा है कि ब्राइट स्पॉट तो येलो कलर का आता है, जो शेडो है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर का दिखा सकते हैं। ब्राइट स्पॉट्स जो हैं वो हमारे येलो कलर के रहेंगे, जहां जहां पे टकरा के जाएगा इस तरीके से। तो ये शेडो मिल जाएगा हमको और ब्राइट स्पॉट्स मिल जाएंगे। जल्दी से इसको नोट करो, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। ऐसे करके हम कई और प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कैथोड रेज के अंदर क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो सबसे सिंपल जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये फास्ट मूविंग, बहुत तेज चलने वाली रेज हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। क्योंकि अगर इनके बीच में कोई चीज रखते हैं हम, जैसे अगर सनलाइट आ रही है तो हमने बीच में अगर अपना हाथ रखा तो उसकी शेडो हमको मिलती है कि नहीं मिलती है? बिकॉज जो रेज सनलाइट आ रही थी उनमें से बहुत सारी रेज को मेरे हैंड ने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, रोक दिया, इसलिए हमको शेडो मिल जाती है। जल्दी से नोट करें इसको ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो चीजें आती हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1850s में चल रहा है सब, आज से कम 160 ईयर्स 170 ईयर्स पहले की बात है ये। उस समय ये एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट कर रहे हैं। ओके चलो, तो सारे बच्चों ने ये बहुत ही आसानी के साथ समझा कि कैसे ये सीधी रेखा में चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ठीक है बच्चे? यस सर। ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ बच्चे अभी। अच्छा चलो, सबने लिख लिया होगा मैं जहां तक उम्मीद करता हूँ। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2, दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो कैथोड रेज हैं वो मैकेनिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। इधर बना देता हूँ छोटा सा फिगर। ये हमारी क्या है? कैथोड रेज।
ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो अगर मैंने कैथोड रेज के, हमको पता चल गया कैथोड रेज कैथोड से निकलती हैं, इधर चलती हैं। अगर मैंने एक छोटा सा स्मॉल पेडल व्हील रख दिया इनके रास्ते में, ये स्मॉल पेडल व्हील एक रखा, ये पेडल व्हील टाइप का है जो कि इसके आने पे क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ये इसको रोटेट होगा। रोटेट कर जाएगा, ऐसे घुमा देगा। तो ये इनके अंदर प्रॉपर्टी है कि ये मैकेनिकल इफेक्ट्स भी दिखाते हैं। जैसे इससे ये टच करेगा तो ये इसको रोटेट कर देगा। अगर ये रोटेट कर रही है रेज, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो कैथोड रेज है हमारे, उनके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी है। उनके अंदर क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी है। तो हम लोग इस लाइन को बहुत ही सिंपल तरीके से लिखने वाले हैं। when we placed a light paddle wheel in the path of cathode rays, in the path of cathode rays, it rotates या it starts rotates। सिंपल लिखो, it rotates, ये घूमने लगता है। That means cathode rays have, that means cathode rays have kinetic energy, kinetic energy means they are, yeah, these are made up of particles, these are made up of particles। तो कैथोड रेज मैकेनिकल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। कैसा इफेक्ट बोला जाएगा, ये मैकेनिकल, मैकेनिक्स है, कुछ चीजें जो है मोशन में आ रही हैं। लास्ट स्लाइड देखना अश्वित, चलो लास्ट स्लाइड देख लो, फिर इसको मैं दिखाता हूं बच्चे। देखो बहुत ही आसानी के साथ समझना है। किसी को भी कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो अभी तक पता चल गया भैया कि कैथोड रेज जो होती हैं वो क्या होती हैं। एक तो कैथोड की तरफ से जाती हैं, दूसरा उनके पास स्पीड ज्यादा होती है, और एक बात पता चली कि वो मटेरियल के बने होते हैं, वो पार्टिकल नेचर होता है, वो केवल एक वेव्स नहीं है, लाइट की जैसी वो वेव्स नहीं है, उनके पास मास भी है, बिकॉज वो मैकेनिकल इफेक्ट पड़ती हैं। अगर लाइट, बताओ तुम ये बताओ, अगर मैंने सनलाइट के सामने एक पेडल व्हील रखा तो सनलाइट के सामने क्या वो पेडल व्हील काम आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, वो घूमेगा नहीं, रोटेट नहीं करेगा। सनलाइट के सामने अगर पेडल व्हील रखा लाइट, तो वो रोटेट नहीं करेगा। ठीक है बच्चे, थर्ड पॉइंट देखो। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, जिसे ये हमारे पास कैथोड रेज निकल रही है, इधर जा रही है, सिंपल। लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो इनके मूवमेंट के डायरेक्शन बदल जाएंगे। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो क्या होगा देखना, जैसे ही जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा वैसे ही इनका मोशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। ये अपनी ऐसे बनी हुई है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर लगा दी, इसको माइनस चार्ज दिया, ये प्लस, मतलब जो है वर्टिकल डायरेक्शन में हमने एक और बैटरी लगा दी माइनस प्लेट और प्लस प्लेट के साथ, एक कैथोड एक एनोड। तो जो रेज जो जा रही थी पहले सीधे जो जा रही थी, अब वो क्या होंगी, मैंने देखा, ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया,
जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या देखा गया, व्हाट वाज सीन दैट दी जो लाइट थी, जो कैथोड रेज थी, वो किस तरफ मूव कर गई, पॉजिटिव प्लेट के साइड में मूव कर गई, पॉजिटिव प्लेट की साइड में मूव कर गई। किधर मोशन हो गया उनका, पॉजिटिव प्लेट। तो अगर इस सरफेस को हमने फ्लोरोसेंट मटेरियल से पोत के रखा हुआ है, तो यहाँ पे अभी क्या आने लगे, ब्राइट स्पॉट्स। ब्राइट स्पॉट्स नीचे की तरफ मूव करने लगे। पहले वो बिल्कुल सामने होते थे, पहले वो यहाँ कहीं पे होते थे इधर, लेकिन अब वो ब्राइट स्पॉट क्या हो गए, नीचे की तरफ चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैथोड रेज हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है, मींस उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। as on applying an electric field as on applying an electric field, cathode rays moves, या मूव लिख दो, रेज कर दिया है तो मूव लिख दो, कैथोड रेज, या डेविएट लिख सकते हो, डेविएट हो रही हैं, डेविएट और मूव टुवर्ड्स द positive plate. It means that cathode rays have negatively charged particle। ये पार्टिकल से मिलकर बनी है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैथोड रेज हैव, या कंसिस्ट ऑफ लिख सकते हो, कैथोड रेज आर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको कि नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो थॉमसन जो है इसको नाम देने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो नाम दिया गया 1897 में नाम दिया था इसको थॉमसन ने। ये एक्सपेरिमेंट्स तो काफी पहले हो गए थे, इसको नोट करें तो हम आगे लिखा देंगे। हो गया? Yes, sir. शेडो देती हैं धैर्य। कैथोड रे के सामने अगर कोई हम लोग पार्टिकल रख देते हैं कोई, तो उसमें क्या मिल जाती है, शैडो मिल जाती है। सेकेंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने लिखी है, व्हेन वी प्लास्ट, जब हम एक प्लेस करते हैं लाइट व्हील, व्हेन आई प्लेस द लाइट व्हील इन द बाथ ऑफ कैथोड रेज, तो वो मोशन करने लगता है, रोटेट करने लगता है। ये जो लाइट व्हील रखा है ये घूमने लगता है, ऐसे मोशन करने लगता है। क्योंकि ये घूम रहा है, इसका मतलब इसको कोई धक्का मार रहा है इधर से, कोई इसको पुश कर रहा है। अगर पुश कर रहा है तो उसके ऊपर मास होना चाहिए। कहने का मतलब है जो कैथोड रेज हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, मतलब वो मैकेनिकल इफेक्ट रखते हैं, मतलब वो पार्टिकल से मिलके बने हुए, सिंपल। क्योंकि कैथोड रेज पुश कर पा रहे हैं, कैथोड रेज रोटेशन करवा पा रहे हैं, इसके मतलब उनके पास मास है, और मास है तो पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। थर्ड पॉइंट, जब हम लोग क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो कैथोड रेज का मूवमेंट जो होता है वो पॉजिटिव प्लेट की साइड होता है। अच्छा, तुमको पता है नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो अगर नेगेटिव वाला पॉजिटिव की साइड जा रहा है, अगर कोई सॉरी कोई अगर रे जो है वो पॉजिटिव की साइड जा रही है, मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव से दूर जा रही है, अवे जा रही है, और पॉजिटिव की साइड जा रही है। सो कैथोड रेज डेविएट कर रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब क्या है, कैथोड रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ डेविएट कर जाते हैं, मींस उनके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जल्दी से नोट करो इसको, जिसने नोट नहीं कर पाया वो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ।
है ना, ये नोट्स में तुमको दे दूंगा, मुझे व्हाट्सअप करना, मैं नोट्स दे दूंगा। देखो, तो जे थॉमसन नेम्ड this negative particle of cathode ray as इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया जे थॉमसन ने? इलेक्ट्रॉन। 1897 में नाम रखा था। क्या नाम रखा था? इलेक्ट्रॉन नाम रखा था। याद रखोगे? हाँ सर। ओके, तो हमें कि ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 4, वो है चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज बाय मास रेशियो of cathode rays, that is electron, is 1.76 into 10 to power 11 कूलम किलोग्राम इनवर्स। सर इसका चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास कैसे आता है? देखो, हमें पता है, नाउ वी नो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10 to power -19। मैग्नीट्यूड कितना है बताओ? मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1.6 into 10 to power -19 कूलम। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद करना है तुम लोग को, जो लिख रहा हूं ये दोनों सबको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 10 to power -31। तो चार्ज अपॉन मास कितना आएगा? चार्ज कितना है? मास कितना है? ये कूलम, ये किलोग्राम। यहां से सॉल्व करने पे कितना आया? 9 1 जा 9 एंड 9 6 जा 54, तो ऑलमोस्ट 1.66 आएगा। 1.6 into 10 to power -1.76, सॉरी 1.76 into 10 to power माइनस प्लस का 11 कूलम पर किलोग्राम। ये आ गया है ना। 31 ऊपर जाएगा तो प्लस का 31 माइनस का 19 हो जाएगा, तो एक 10 उधर चला जाएगा तो 11 बचेगा। इसको सॉल्व करके इतना आएगा 1.76 into 10 to power 11 किलो कूलम पर किलोग्राम। नोट हो गया? तो सबसे बड़ी बात क्या थी? गैस चेंज करने पे, कैथोड का मटेरियल चेंज करने पे, इन सारी चीजों को चेंज करने पे कोई भी फर्क नहीं आता था। तो ये समझ आना चाहिए। सबका हो गया ये? तो मैं यस सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। on changing the gas inside the glass tube, or on changing the electrode material, properties of cathode rays
that is electron remains constant or unchanged. That is, electron is the fundamental particle of the matter. Electron is the fundamental particle. हर जगह है, हर मैटर में इलेक्ट्रॉन है, ये प्रूफ हो गया। कैसी भी गैस ले लो, कैसी भी गैस ले लो, उसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही। क्या मटेरियल चेंज करने पे चेंज हुआ? पहले साइंटिस्ट ने सोचा कि हो सकता है कि जो ये सामान निकल रहा है, जो ये पर्टिकुलर चीज निकल रही है, जो ये पार्टिकल निकल रहा है, हो सकता है ये गैस स्पेसिफिक हो, गैस को चेंज करने पे इसका चार्ज बाय मास रेशियो चेंज हो जाए। बट ऐसा नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था, जो मास था, वो हमेशा कांस्टेंट रहा, वो चेंज नहीं हुआ, वो उतना ही आया। चार्ज जो था इलेक्ट्रॉन का वो भी सेम आया हमेशा। चार्ज जो आया वो भी हमेशा कितना आया? सेम आया, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं हुई। ये याद रखना है सबको। कितने लोग को याद हो गया ये? वेरी गुड वीवो। तो अपने नाम से बच्चे ज्वाइन किया करो, ठीक है, बाकी तो कोई बात नहीं। चलो बहुत अच्छे, यस। कितने लोगों ने इसको नोट किया है? तो कैथोड रेज पता चल गई। क्या पता चला? कैथोड रेज आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 to the power -31. चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10 to the power -19 कूलम। एंड इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, इट हैज मास, इट हैज चार्ज, इट इज चार्ज पार्टिकल, सिंपल। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन हर जगह है, हर एक पार्टिकल के अंदर है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एनोड रेज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। चलो नेक्स्ट लिखते हैं। discovery of anode rays, that is, इसको और क्या बोलते हैं? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो क्या लिखेंगे? ई या ईगन, इसको ईगन भी बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम है ईगन गोल्डस्टीन जो थे, ये साइंटिस्ट है गोल्डस्टीन, ईगन गोल्डस्टाइन या गोल्डस्टीन बोल सकते हो। took a perforated cathode in discharge tube experiment। जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट हुआ है उसी में and he found that a positively charged, yes, मैं अपना नंबर दे सकता हूँ, that a positively charged particle, a ray of कर लो, that a ray of positively charged particle comes from anode side that are called एनोड रेज। ऐसी रेज को क्या बोला? एनोड। क्या एक्सपेरिमेंट था? देखो मैं बहुत ही आसानी के साथ तुमको बताऊंगा कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। सेम डिस्चार्ज ट्यूब ली,
उसमें कोई फर्क नहीं किया, सेम डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसको ऐसे ऐड किया नेगेटिव से और इसको ऐड किया पॉजिटिव से, लेकिन बस एक फर्क किया, जो कैथोड था उसको परफोरेटेड ले लिया, होल वाला ले लिया, उसके अंदर होल्स कर दिए, ऐसे इसमें होल कर दिए, छेद कर दिए। क्या हो गया, पेन काम नहीं कर रहा था, ठीक है फिर से लिखता हूँ। ये देखो छेद कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, एनोड, इसको क्या बोलते हैं, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड मतलब पोरस, जिसमें छेद हो, परफोरेटेड कैथोड, बड़े बड़े छेद, होल वाला कैथोड। ऐसा कैथोड, देखो ये प्लेट है कैथोड की, इसमें ये बड़े बड़े छेद कर दिए ऐसे, तो इसमें छेद थे, होल, इसमें क्या थे, होल, HOLE, होल, होल्स। तो ये ले लिया। अच्छा, जब ये कैथोड लिया होगा तो ये थोड़ा सा इसके अंदर क्या होगी, एक एक पर्टिकुलर जो है उसका साइज होगा, है ना, ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल पतली हो। या इसको हम लोग और दूसरे तरीके से बना सकते हैं, क्यूबिकल फॉर्म में, तुमको दिखाने के लिए। ये मान लो है हमारे पास कैथोड, और ये कैथोड में क्या है, होल्स हैं, ये होल्स हैं दोनों तरफ, ऐसे पूरे होल, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे होल, तो ये होल्स हैं। अब इसमें क्या होगा, रेज पार जा सकती हैं, होल्स में से रेज पार जा सकती हैं, देखते रहना, बहुत ध्यान से देखते रहना। अब क्या हुआ कि भाई जो एनोड साइड थी उधर से कोई इनविजिबल रेज आई, एनोड साइड से क्या है, इनविजिबल रेज, कैथोड साइड से तो ग्रीन ग्लो हो ही रहा था, वो तो हो गया, कैथोड एक्सपेरिमेंट हो रहा था साथ में, 10,000 वोल्ट एक्सपेरिमेंट पे, सुनते जाना, सब कुछ सेम है, इसमें गैस भरी हुई है, वही एक्सपेरिमेंट है, खाली परफोर्ड ले लिया। तो क्या ले लिया, इसको पार करते हुए यहाँ पे कुछ चीजें आकर के टकराई और रेड ग्लो हुआ। इस बार ग्लो कैसा हुआ, रेड ग्लो। कहाँ हुआ रेड ग्लो, कैथोड साइड में। किधर से रेज आई, एनोड साइड में, इसलिए रेज को नाम क्या दिया, एनोड रेज। और अगर इसमें कुछ हम लोग क्या रखते हैं, एक स्क्रीन ले लेते हैं बीच में, अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, एक स्क्रीन ले लेते हैं बीच में, यहाँ पे कहीं पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे ये स्क्रीन अगर ले ली, ये स्क्रीन अगर ले ली, तो अगर स्क्रीन बीच में डाल दी, ये अलग से बता रहा हूँ एक ही में, क्योंकि ज्यादा नहीं बनाएंगे हम लोग फिगर्स। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे क्या होगा, एक अगर हम लोग बीच में क्या ले लेते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो उसकी शेडो भी मिलती है, उसकी शेडो भी मिल जाती है, उसकी शेडो भी मिल जाती है। अगर एक लाइट व्हील ले लें तो वो लाइट व्हील घूम भी जाता है, वो लाइट व्हील क्या करता है, घूमता भी है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी की वैसी है। सिर्फ डिफरेंस कहां पे आएगा, when we apply a vertical electric field, these rays moved towards the negative side। अब ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो रही हैं, इसका मतलब इन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसको नोट करो, फिर लिखाता हूं सारे पॉइंट्स। कोई डाउट है तो पूछो, आस्क, यू कैन आस्क। if anyone has any doubt they can ask। अच्छा, इसको नोट बहुत जरूरी करना है, इसको नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेरी गुड। ओके, नॉर्मल कैथोड आर्यन का मतलब होता है उसमें छेद नहीं होते हैं, उसमें होल्स नहीं होते हैं पनवेल आर्यन। एंड अगर उसमें छेद होते हैं बेटे, देखो उसमें अगर होल्स होते हैं तो उसको परफोरेटेड बोलते हैं। अगर परफोरेटेड नहीं करोगे तो क्या होगा, देखो बेटे परफोरेटेड नहीं करने पे क्या होगा, ये ग्रीन ग्लो योर नहीं मिल वॉइस इज पाएगा। हाँ, ये कैसा नहीं मिल पाएगा, ग्रीन ग्लो, क्योंकि इधर जो है ये रेज आ नहीं पाएंगी। तुमने तो पूरा घेर के रखा हुआ है ना इसको, तो तुम्हें तो पता नहीं था। तो उसने पहली बार क्या किया, साइंटिस्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, परफोरेटेड ले लिया। क्या ले लिया, परफोरेटेड। और उससे क्या हो गया, यहाँ पे ग्रीन ग्लो आ गया, इस पे ग्रीन ग्लो मिल गया। परफोरेटेड होने से क्या होती है, ये रेज इसमें से पास कर जाती है। तो ये कैनाल्स जैसे हैं, ये जो ये इसके अंदर क्या है, ये छेद हैं, ये सुरंग जैसे हैं, कैनाल्स। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कैनाल रेज बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कैनाल रेज। इसको भी लिखो, एनोड रेज आर आल्सो कॉल्ड कैनाल रेज, कैनाल बोलते हैं इसको, ठीक है। कैनाल्स जो होती हैं, कैनाल्स, कैनाल्स देखिए सबने, ऐसी कैनाल्स होती हैं, ऐसी कैनाल्स, इसमें पानी वानी जाता रहता है कैनाल्स। तो ये कैनाल्स जैसी रेज थी, क्योंकि ये कैनाल से पास होके जा रही थी। ये कैनाल्स हैं रेड वाले यहाँ पे जो बने, तो कैनाल रेज भी बोलते हैं इसको। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये डिफरेंस होता है, क्या बेटे। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। क्या प्रॉपर्टीज है बताओ भाई, जल्दी से बताओ, प्रॉपर्टीज क्या होती है एनोड रेज की। पहली प्रॉपर्टी तो क्या होती है, एनोड रेज ट्रेवल इन straight line and they are made up of positively charged particles as they can rotate a small wheel placed in their path, placed in their path, and on applying an electric field, they deviate towards negatively charged plate। किधर मुड़ जाती है वो, नेगेटिवली चार्ज प्लेट। देखो शना आवाज करती है। हाँ बोलो बोलो, देखो देखना ध्यान से। यस यस, सिंगल पॉइंट में लिख लेना है इसको, कोई बात नहीं, इसको एक पूरे सिंगल पॉइंट में लिख लो। हमारे पास उतना टाइम नहीं है आर्यन, हम लोग के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई के लिए इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वी जस्ट नो दिस थिंग्स। हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो हम लोग इसको एक पॉइंट में इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारे पास टाइम की बचत हो जाए। वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत ज्यादा चीजें इन केमिस्ट्री। तो 10,000 वोल्ट्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। समझ जाओ कि एक पॉइंट है, वो बड़ा सा पॉइंट है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ सब कुछ बहुत नॉर्मल है। तो अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा इस साइड बना लो तो समझना आसान हो जाएगा, इस प्लेट को।
इधर लगा लिया इस प्लेट को। हाँ अब सही, देखो देखना देखना, ये हमने लगाया, ये हमने इधर लगाया प्लेट, ये इधर लगाया, ये इधर लगाया। अच्छा, ये जो है प्लेट, इसको बोल दिया हमने नेगेटिव, इसको बोल दिया पॉजिटिव। बताओ कैथोड रेस किधर जाती थी, नेगेटिव साइड में कि पॉजिटिव साइड में? पॉजिटिव साइड में, वेरी गुड। तो बताओ ये एनोड रेस किधर जाएंगी, एनोड रेस किधर मूव करेंगी, डेविएशन किधर होगा? कैथोड। कैथोड की साइड, वेरी गुड वेरी गुड। ऊपर जो लगा है, जो नेगेटिव वाला है, ऐसे तो इस तरीके से मूवमेंट होगा। तो इनका मूवमेंट ये दिखाता है कि ये कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। यहां तक नोट करो जल्दी से, फिर फटाक से तुमको नया बताता हूं मैं। हो गया? देखो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तुम लोगों को। अभी और पॉइंट्स बाकी हैं, अभी तो मेन पॉइंट्स बाकी हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ा दूं मैं? हाँ सर। देखो बहुत अच्छे, ठीक है, इधर देखो। दूसरा पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट लिख देता हूँ। ऑन replacing the gas inside the discharge tube, properties, that is deviation, deflection, motion, E by M ratio properties, for example charge by mass ratio, deviation, etc. changes that means anode rays depends upon the nature of the gas. That means properties of anode rays depends upon the nature of the gas. ठीक है, इसको नोट कर दो। तक समझ में आ गया ना? मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने मान लो पहले हाइड्रोजन गैस भरी, तुमने एक जगह हीलियम गैस भरी, अब देखना कैसे गैस बदल जाएगी और कैसे एनोड रेज बदल जाएंगी। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ लगाया तुमने कैथोड, अभी परफोरेटेड नहीं दिखा रहे हैं उसको नॉर्मल दिखा रहे हैं। इधर देखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अगर इसमें हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस के एटम्स होंगे, तो इनसे क्या हो जाता है,
इनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं बताओ? कैथोड रे बनके पॉजिटिव साइड में मूव करते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। और जो ये हमारे पास ये जो एटम था ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन से कैसे पॉजिटिव चार्ज बनेगा? H प्लस, प्रोटॉन। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। स्मॉलेस्ट एनोड रेज होगा, स्मॉलेस्ट एनोड रे पार्टिकल है ये। एनोड रेज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो है वो फंडामेंटल है। तो ये इधर इधर आएगा नेगेटिव साइड में, ब्लैक वाला। ऐसे अगर हीलियम गैस भरी तो हीलियम गैस भरने पे क्या होगा? हीलियम गैस भरने पे क्या होगा बताओ? ये पार्टिकल हीलियम के होंगे। उसके बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं अगर एक साथ काफी ज्यादा एनर्जी दे दी तो। इसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल। He+2 को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। तो ये अल्फा पार्टिकल जो है वो किधर मोशन करेगा? वो आ जाएगा एनोड साइड में। तो देखो यहाँ पे जो कैटायन है वो क्या है? He+2। लेकिन जो एनायन यहाँ पे भी है वो भी अभी इलेक्ट्रॉन ही है। नेगेटिव चार्ज जो है वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन ही है। तो देखो कैथोड रेज तो नहीं चेंज हुई, बट एनोड रे चेंज हो गई। एनोड रे पार्टिकल यहाँ पे क्या है? He+2 और यहाँ पे क्या है? H+। यहाँ पे कैथोड रे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी कैथोड रे इलेक्ट्रॉन है। तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है कि जब पार्टिकल का नेचर चेंज कर रहे हैं, कैथोड रेज तो सेम रहती हैं, लेकिन गैस का नेचर चेंज करने पे क्या होता है? एनोड रेज का प्रॉपर्टीज, उसका पार्टिकल चेंज हो जाता है। स्मॉलेस्ट एनोड रे पार्टिकल क्या बनेगा? सबसे लाइटेस्ट जो गैस है दुनिया में, क्या है वो? हाइड्रोजन गैस। उस हाइड्रोजन गैस का जो H एटम है वही हो जाएगा लाइटेस्ट। हो गया? हो गया। नोट करो। अब आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ सकते हैं अभी? यस सर। देखो मैं एक सिंपल सा पॉइंट लिख देता हूँ, इसको याद रखना सारे लोग उस पॉइंट को याद रखेंगे। देखो ऑल क्या लिखेंगे?
मैं लिखता हूं, सुनो केवल तुम लोग। ऑल दी एनोड रेज आर नॉट दी फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्योंकि सारे में तो क्या है, अलग अलग हो रहा है। ओनली प्रोटॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मैटर। तो दो फंडामेंटल पार्टिकल हो गए, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया। तो जैसे हमारे पास अगर कोई कोई मान लो हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, तो इसमें क्या होंगे, 1 प्रोटॉन होंगे, इसमें 2 प्रोटॉन होंगे, लिथियम में 3 प्रोटॉन होंगे। मैंने तुमको बोला था ये सब याद रखना है। तो प्रोटॉन फंडामेंटल है, ना कि पूरा He+2। He+2 इज नॉट फंडामेंटल, H+ इज फंडामेंटल, क्योंकि हाइड्रोजन में होता ही क्या है, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन। तो अगर H+ में पूछा जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्रोटॉन, 0 इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन। तो H+ जो है वो फंडामेंटल हो जाता है। गुड, इसको नोट कर लिया हो तो मुझे बता दो। हो गया? अच्छा, अब आगे देखो। अब हम लोग निकालते हैं चार्ज बाय मास रेशियो डिफरेंट डिफरेंट के लिए। देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो छोड़ ही दो, अभी न्यूट्रॉन तो डिस्कवर नहीं कर पाए। अभी तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, अभी तक सिर्फ किसकी डिस्कवरी हुई है, अल्फा पार्टिकल। तो चार्ज बाय मास रेशियो तो कितना आएगा, इसका कितना आता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, तो ये कितना आएगा, या इसको हम लोग बड़े बड़े टर्म्स में लिखते हैं, E/me। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, E/mp। इसको क्या लिखते हैं, 2E/4mp। 2He4 होता है ना। देखो मेरी बात ध्यान सुनना, बताओ He+2 का कितना मास होगा, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम। सबको याद है, 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम ऑलमोस्ट मास होता है। कितने लोगों को याद है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सबको याद होगा। किसी कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं याद है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो बताओ सबसे बड़ी वैल्यू किसकी हो गई, ये वाले की, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो छोटा होता है, लेस होता है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, ये, फिर P, और सबसे लेस वैल्यू क्या हो गई, E/2mp। तो ये कंपैरिजन कभी कभी एग्जाम में आता है, इसको नोट करो भाई। Me छोटा है ना, और जब उसमें डिवाइड करोगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी।
हो गया? यस सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब हम लोग आ जाते हैं मास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे। ठीक है, तो सब लोग सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, एक प्रोटॉन डिस्कवर किया, अब आ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन डिस्कवर करने में बहुत टाइम लग गया बिकॉज न्यूट्रॉन वाज न्यूट्रल। It took many years to discover neutron because it is a भाई न्यूट्रल पार्टिकल को तो डिस्कवर करना मुश्किल है ना। है बात सही कि नहीं? समझे कि नहीं बताओ? तो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक। कब डिस्कवर किया बताओ? 1932। कैसे डिस्कवर किया? ऑन bombarding अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? He+2। on bombarding alpha particles on beryllium 9, a neutral particle having देखो वही बात है कि मास जो है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है या लगभग जो है उसके बराबर है। तो हैविंग मास स्लाइटली greater than that of proton is ejected was ejected and it is called neutron। क्या नाम दिया गया उसको? न्यूट्रॉन। इसको नोट करें और रिएक्शन लिखें। रिएक्शन में नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। 4 बेरिलियम 9 प्लस 2 He4 क्या मिला था? 6C12 प्लस जो एटॉमिक मासेस का समेशन होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? सेम। तो 9 प्लस 4 कितना आ रहा है? 12 प्लस 1 13। और जो एटॉमिक इनका समेशन है वो भी कितना आना चाहिए? सेम एटॉमिक नंबर्स का, है ना। ये देखो 6।
तो ये पता चल गया रिएक्शन बैलेंस। नोट करें कृपया, सारे बच्चे। ओके ओके आर्या, देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाला ना बताना वापस। देखो देखो सबसे बड़ी बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे पहली बात ये है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कवर द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिस्कवर करना बहुत टफ था, उनका डेविएशन नहीं दिखता था, वो सीधे निकल जाते थे, पता नहीं चलता था कि वो न्यूट्रॉन है या एक्सरेज है या गामा रेज है, क्या है वो। बट जेम्स चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम 9 सॉरी 4 बेरिलियम 9 पे अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डेंट कराई। उससे क्या हुआ, एक न्यूट्रल पार्टिकल निकला, वो न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन बोला गया। बिकॉज वो न्यूट्रल था इसलिए उसका बोला न्यूट्रॉन। उसका जो मास होता है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन के मास से। तो ये चीज है, जल्दी से नोट करो इसको। समझ गए आर्या? और ये स्लाइड सब लोग लिखें, फिर आगे वाली रिएक्शन दिखाता हूँ। देखो तो आज क्रोनोलॉजी समझते हैं। सबसे पहले जो बात हुई थी वो होती थी डाल्टन्स लॉ की 1803 में, 1800 के आसपास। 18 सेंचुरी जो है वो खत्म हुई 19 सेंचुरी के स्टार्टिंग में। 1803 में डाल्टन की थ्योरी आई। उसके 50 साल के बाद डिस्कवर होना स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रॉन। 1887 में उसको डिस्कवर किया और उसका नाम आया 1897 में जे थॉमसन ने दिया। फिर डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की, गोल्डस्टीन ने 1886 में एक्सपेरिमेंट किया, 1907 में नाम दिया उसको प्रोटॉन, रदरफोर्ड ने। नहीं उनको नहीं पता था कि न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन वो फोटोग्राफिक प्लेट को खराब कर देता है। ऐसे देखो, बहुत अच्छा, वेरी गुड आर्या। तो ये मैं तुमको बताता हूँ कैसे किया। जैसे ये रिएक्शन कराई तो ये न्यूट्रल पार्टिकल निकला, मान लो यहाँ पे रिएक्शन चल रही थी, ठीक है। ये रिएक्शन के लिए एक चेम्बर है, उसमें रिएक्शन करा रहे हैं। ये स्टूल रखा है, इस पे सामान रखा है और बम्बार्डेंट कराई इधर से अल्फा पार्टिकल्स की। तो यहाँ से क्या हुए, पार्टिकल निकले इसमें से। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगी हुई थी, मैग्नेटिक फील्ड भी लगी हुई थी। तो जो पार्टिकल निकला वो बाकी सारे दुनिया के जो पहले से पार्टिकल पता थे उनसे अलग था और फोटोग्राफिक प्लेट को खराब करता था, मतलब उसके पास एनर्जी थी। तो इस पार्टिकल को जब किसी के साथ टकराने दिया, कोई फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी तो उस पर क्या हुआ, एक ब्राइट स्पॉट आया और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट नहीं कर रहा था इसलिए न्यूट्रल था। बस हो गई डिस्कवरी। उसको पता नहीं था, वो तो चाहता था कि कुछ ढूंढ दे। क्यों सोचा, ये पूछ सकते हो आयरन क्वेश्चन, व्हाई जेम्स चैडविक थॉट देयर इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिला के हो रहा था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास जो मिला के हो रहा था, वो जो एक्चुअल जो एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास है ना, उससे कम आ रहा था। कितना कम आ रहा था, एक और ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के बराबर कम आ रहा था। क्योंकि ये इतने से न्यूट्रल हो गया था, एक्स्ट्रा कमी थी न्यूट्रॉन के मास की। उसको पता नहीं था, लेकिन ये पता था कोई न्यूट्रल पार्टिकल होगा। फिर से मेरी बात सुनो, क्योंकि जो टोटल एटम का मास था वो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रहा था। इसका मतलब था कि कुछ और उसके अंदर है, कुछ और उसके अंदर जादू है जो पता नहीं चल रहा था। सबको क्या लग रहा था, ये एटम है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी जो इनका मास मिला के है वो टोटल मास से कम आ रहा है। इसका मतलब एक न्यूट्रल पार्टिकल और होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल पार्टिकल जो था वो खोज नहीं पा रहा था कोई। बाद में पता चला वो न्यूट्रॉन था। क्या था वो, न्यूट्रॉन। और उसका मास प्रोटॉन के ऑलमोस्ट 12 के बराबर हो गया।
तो टोटल जो मास आया प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, वो टोटल मास बराबर आया एटम के मास के बराबर आ गया, मास ऑफ एटम। कितनी अच्छी बात है, देखो ये ऐसे ढूंढना, बहुत दिमागी थे साइंटिस्ट, बहुत ज्यादा सोचते थे, समझे कि नहीं समझे? तो थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है उसके लिए। तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये आंसर मिल गया उनको। सबने नोट कर लिया ये? अच्छा, एक लिस्ट बना देता हूँ, उसको याद रखना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज, मास, चार्ज और मास। चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, चार्ज प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम, चार्ज 0, मास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, मास 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, 1.675 × 10⁻67 किलोग्राम। 67 कर लो, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा है, स्लाइटली मोर, स्लाइटली मोर। चलो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, इसको जल्दी से नोट करो। स्लाइटली मोर देन प्रोटॉन। बहुत अच्छा रिस्पांस किया तुम लोगों ने, वेरी गुड। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा आर्यन ने कि कैसे सोचा होगा उसने, है ना, हाउ ही थॉट अबाउट दिस जेम्स चैडविक कि न्यूट्रल पार्टिकल होगा। तो ये इसके पीछे कहानी थी, क्योंकि मास कम पड़ रहा था भाई, पूरा जो मास था वो प्रोटॉन के मास और इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा था। चलो नोट करें, जल्दी नोट करें, फिर इसको मैं सेव कर लेता हूँ एंड देन वी विल मीट इन ए फाइनल क्लास ऑफ दिस। यस प्रणव, माय मोबाइल नंबर ले लो, वैसे भी ग्रुप पे है, देख सकते हो वहां से, ठीक है। मेरा नाम अरशद है, जिसको नहीं पता है वो नाम भी अपना लिख सकता है। ये 8009239561, ठीक है, 39561। बहुत अच्छे। Sir, should we leave? यस यस, जिनका जिनका हो गया दे कैन लीव। Thank you, ओके, sir. बाय एवरीवन, वी विल मीट इन अ न्यू क्लास, है ना। चलो बाय एवरीवन, मिलते हैं। इसको नोट करना, और मैं होमवर्क ग्रुप पे डाल रहा हूँ। होमवर्क क्या है? प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट 1। सेट 2 पहले दे चुका हूँ, इसको सबमिट करो। चलो लीव कर दें एवरीवन। चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, जिसको डाउट है मुझे पूछ लेगा।